बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक और ज़बरदस्त से पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी मेज़बान अरसला नूर आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब आली, हमारा पॉडकास्ट लाइसेंस टू दिल और ज़बरदस्त दिल से बातें होंगी। आज भी एज यूजुअल कोशिश करेंगे आपके दिल तक भी पहुँचे। और मेहमान पर्सनैलिटी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं तो डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ वो रिसर्चर भी हैं, एजुकेटर भी हैं और साथ ही साथ ऑथर भी हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, हम अपने प्रोग्राम में, अपने पॉडकास्ट में या अपने रेडियो शो में लोगों को बुलाते हैं जो डॉक्टर होते हैं या फिर ऑथर होते हैं या फिर रिसर्चर होते हैं या फिर एजुकेटर होते हैं, लेकिन ये पूरा पैकेज है। डॉक्टर होने के साथ साथ, फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ इतने सारे काम ये कैसे कर रही हैं, किस फील्ड में किस तरह कैसे पहुंची, इनका सफ़र कैसे गुजरा, क्या क्या मुश्किलात आई और क्या क्या आसानियाँ, ये सब इनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निज़ार रिजवी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक है। क्या मैंने आपका इंट्रो दिया है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने तारीफ करी मेरी। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल में पूरा मेरा इंट्रो बताया है, मेरे बारे में एक एक चीज आपने बता दी कि मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आपने पूरा ही डिटेल फॉर्म में हर चीज मुझे मेरे बारे में आपको बताने की जरूरत जरूर हम महसूस करवाएंगे। और वो मैं यूं पूछूंगी कि 4 काम आप एक साथ कर रही हैं और चारों काम ऐसे हैं कि चारों काम नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ साथ रिसर्च करना एक बहुत बड़ा काम है जो कि पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कर रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ ही साथ एजुकेट करना ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऑथर होना तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। तो 4 मुश्किल काम एक साथ कैसे कर रही हैं आप? बेसिकली जब मैं इस फील्ड में आई थी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैंने दिमाग में अपने माइंडसेट में ये बनाया था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, दूसरे से अलग दिखना है। ठीक है, तो दूसरे से अलग दिखने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ डिफरेंट चूज़ करनी पड़ती है। तो वो इस तरह चूज़ हुई कि मैं रिसर्च की तरफ गई। जब मैंने अपने आप को पर्सनली रिसर्च में ग्रूम करते हुए देखा तो मैंने खुद देखा कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो रही है, एजुकेट करने की सलाहियत अच्छी हो रही है। तो वही चीज़ मुझे आगे ग्रूम करते हुए ऑथरशिप की तरफ लेके गई कि लाइक जब आप रिसर्चेज लिखते हैं तो आपकी रिसर्चेज जब बहुत अच्छे से पॉलिश हो जाती हैं तो फिर आप बुक की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली हमेशा से सोचा था कुछ डिफरेंट अपनी फील्ड में करना है, वो जो डिफरेंट था वो मुझे रिसर्च और ऑथरशिप ने दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक भी पब्लिश हो गई। एक बुक पब्लिश है अमेज़ॉन KDP पे ऑन इंटेंसिव केयर यूनिट फिजिकल थेरेपी, जिस पे बहुत ही कम लोग काम करते हैं। ये एक ऐसा शोबा है, लोग डरते हैं कि फिजियोथेरेपी है, हम ICU में क्यों जाएं, हमें ICU से डर लगता है। तो मैंने इसमें बुक लिखी और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में पहली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जिसने ICU पे किताब लिखी। इसके अलावा मैं पैरामाउंट पब्लिशर्स जो है उनके साथ एक और कोलैबोरेशन में हम लोग पीड्स पे बुक लिख रहे हैं, जो कि स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है, पैदाइशी डिले पैदा हुए, रोए नहीं या कुछ प्रॉब्लम है हाथ पैर में। तो ये बुक का फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए लिखी है, मैंने मदर्स और फादर्स के लिए भी लिखी है कि उन्हें भी पता चले कि वो क्या एक्सरसाइज कराते हैं और वो क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए उनके लिए कि अगर कोई बच्चा उनके पास कोई स्पेशल नीड के साथ है। तो हमेशा से सोचा था कुछ डिफरेंट करना है, वो डिफरेंट में अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मैंने डिफरेंट ये किया कि मैं रिसर्चर भी बन गई और ऑथर भी बन गई। अच्छा डॉक्टर निदा, अभी आपने कहा कि बुक आपने जो लिखी है वो सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए नहीं है बल्कि पेरेंट्स के लिए भी है, या जो भी कोई पेशेंट है उसके साथ कोई उसका अटेंडेंट है या खुद पेशेंट भी अगर चाहे अपने आप को अपना ख्याल रखने के लिए, ये उनके लिए भी है। अच्छा, किताब तो आपने लिख दी कि जिससे सब मुस्तफीद हो सकते हैं, लेकिन क्या ये कोई ऐसी किताब है कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट है तो वो बहुत आसानी से समझ लेगा, अगर कोई आम इंसान है तो फिर वो जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट से पूछने के लिए क्या क्या ये इतनी आसान बुक है कि बस जिसके पास आई वो फिजियोथेरेपिस्ट बन गया? पीड्स की बुक है तो इसमें हमने कुछ पोर्शंस बनाए हुए हैं। कुछ पोर्शंस हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कि वो पढ़ें, क्योंकि उसमें हमने पैथोफिजियोलॉजी और जो एनाटमी होती है वो सब उसमें मेंशन किए। लेकिन कुछ उसमें ऐसे पार्ट्स हैं जो मदर्स और उसमें फादर्स के लिए हैं कि अब या जो भी उनका केयर टेकर है उसके लिए वो पार्ट्स हैं कि वो पढ़ें। तो हमने हर पर्सन के लिए, हर डोमेन के लिहाज से उसमें डिफरेंट पोर्शंस बनाए हुए हैं और पिक्चर्स डाली हैं एक्सरसाइज की कि जो मदर्स वगैरह या फादर जो है जो घर में क्या चाहते हैं, जिनका घर बहुत दूर है फिजियोथेरेपिस्ट से, तो अगर वो घर में एक्सरसाइज कराना चाहते हैं तो वो उन पिक्चर्स को देख के सही अज्यूम करके एक्सरसाइजेस कराते हैं। नुकसान नहीं हो जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट का? नहीं, लोग किताब से इलाज कर लेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि किताब से पूरा वो फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएगा, तो उसको आना तो पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास। पर इतना मार्जिन रखा है डॉक्टर साहब ने कि हमारे पास तो आना है, हमारे पास तो आना है। लेकिन उसके अलावा हमने उसमें कुछ अवेयरनेस डाली है कि मदर्स को पता ही नहीं चलता है डिलीवरी से पहले कि मेरे बच्चे में जो है फॉलिक एसिड की मुझ में जो है फॉलिक एसिड की कमी है, मेरे बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो वो सारी चीज़ें पहले ही अगर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मदर्स को लाइक गाइड कर दें कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, आप ये वाली चीज़ें लें, आप फॉलिक एसिड लें, अपने ब्लड वगैरह के टेस्ट कराएं, तो उससे उनमें अवेयरनेस आएगी। सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस भी है कि हम आगे जो है न्यू जनरेशन में डेवलपमेंटल डिले को इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं कि अगर हम पहले ही जो मदर्स बनने वाली हैं, बन चुकी हैं, उनको अवेयरनेस दे दें कि आप इन चीज़ों पे अपनी काम करें। अगर आपके पास कोई बच्चा है स्पेशल नीड के साथ, तो आपको इस तरह उसको लेके चलना है, लाइक उसको डिफरेंट है तो उसको डिफरेंटली ही आपने लेके चलना है, ऐसा नहीं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने आपने कहा कि आईसीयू में जाने से डरते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, क्यों? हाँ, आईसीयू में फिजियोथेरेपिस्ट जानने से डरता नहीं, पर अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूँ, जैसे मैं अक्सर रोटेशन में अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके जा रही होती हूँ, तो उनका पहला सवाल ये होता है, मैम हम तो फिजियोथेरेपिस्ट है, हम आईसीयूज में क्यों जाएं? तो वो आईसीयूज में जाने एक माहौल ऐसा है आईसीयू का कि हर तरफ जो है सन्नाटा है, डिप्रेशन है, और हर कोई अपने काम में, मतलब किसी वक्त भी किसी भी सेकंड में कोई पेशेंट खराब हो सकता है। तो उस टाइम में जो होता है हर कोई वहाँ जाने से, इवन मैं भी जब मेरी रोटेशन शुरू में ट्रेनीशिप पे लगी आईसीयू में, तो उस टाइम पेंडेमिक था, कोविड-19, तो मैं कोविड-19 के टाइम पे आईसीयू में गई थी। मैं तो ऑलरेडी डरी हुई थी कोविड के नाम से, और मैं उसी टाइम पे आईसीयू चली गई, तो मैं खुद भी रोई थी, अरे मुझे आईसीयू नहीं जाना है, क्यों मैं आईसीयू जा रही हूँ। तो वो माहौल ऐसा होता है, और वाकई जब कोविड के आईसीयू में इतना काम है फिजियोथेरेपिस्ट का आईसीयू में, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो और डॉक्टर्स के। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा काम है। एक फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है, जितने हम, जैसे मैं जिस आईसीयू में काम करती हूँ, वहाँ पे कंसल्टेंट्स हमसे डिसीजन ले रहे होते हैं कि इस पेशेंट को वेंटिलेटर से निकालना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, या इस पेशेंट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आईसीयू इज बेसिकली टीम कोलैबोरेशन वर्क। यहाँ पे नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, सब एज अ टीम काम कर रहे होते हैं। मैंने देखा है कि फिजियोथेरेपिस्ट का वाकई रोल है। सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट लाइक हाथ पैर की एक्सरसाइज नहीं कराता, वहाँ पे चेस्ट ऐसी एक्सरसाइज कराता है। हम पेशेंट को ब्रेथ्स दे रहे होते हैं जो वेंटिलेटर पे है, हम पेशेंट को मोबिलाइज करें। जो बेचारा पेशेंट 7 से 8 दिन तक खड़ा नहीं हुआ था, उसको एक फिजियोथेरेपिस्ट खड़ा करता है सबसे पहले, तो ये एक अचीवमेंट है। या कोई पेशेंट जो बेड बाउंडेड है, जिसको बेड सोर्स वगैरह हो सकते हैं, उसको फिजियोथेरेपिस्ट ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर भी क्यों बच्चे जो यंग अभी लोग, पहली प्रायोरिटी लोगों की फिजियोथेरेपी क्यों नहीं होती? फिजियोथेरेपी जो है बेसिकली अभी डेवलपिंग है हमारे पास। फिजियोथेरेपी में अभी अवेयरनेस आ रही है। लोगों का अभी तक माइंडसेट में यही है कि फिजियोथेरेपिस्ट तो है तो सिर्फ एक ही डोमेन होगा कि वो ओपीडीज में जो हम नीज वगैरह की, हाथ पैर की एक्सरसाइज करा रहे हैं, सिर्फ वो चीज़ होगी। अभी उनमें ये चीज़ नहीं पता चली कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है, जो एक पैदा हुआ बच्चा है, जो अभी जस्ट पैदा हुआ है, उसकी भी एक्सरसाइज एक फिजियोथेरेपिस्ट करा रहा होता है, क्योंकि उसको सांस का मसला हो रहा है। एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, उसकी भी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट करा रहा होता है। एक पेशेंट है जिसकी एब्डोमेन की पूरी सर्जरी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा ब्लीड हुआ था, लेकिन उसकी भी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट कराता है। एक पेशेंट है, उसका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, नी रिप्लेसमेंट को भी एक फिजियोथेरेपिस्ट ही उसको खड़ा करता है। तो इसी तरह एक वेंट का पेशेंट है जिसकी ब्रेथ्स का पता नहीं कि वो कभी भी अल्लाह के पास जा सकते हैं, कुछ भी उसको हो सकता है, तो उसको भी फिजियोथेरेपिस्ट ही क्रिटिकल रिहेबिलिटेशन कराता है। एक बूढ़े हमारे पास ओल्ड एडल्ट्स हैं, उनको भी फिजियोथेरेपिस्ट कराता है। फिटनेस पे फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा है। जितने यंग हमारे पास एडल्ट्स हैं जो अपने आप को ओबेसिटी से या अंडरवेट से बचाना चाहते हैं, तो उन पे भी एक फिजियोथेरेपिस्ट काम करे। तो एक ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अंडरवेट, अच्छा, वेट लॉस और वेट गेन, इसमें भी फिजियोथेरेपी काम कर रही है? बिल्कुल। फिर आज अब जो हमारे पास सिर्फ पेशेंट्स नहीं आते, हमारे पास यंग एडल्ट्स भी आते हैं ओपीडीज में, जो हम कहते हैं कि मैं ओबेसिटी की तरफ जा रहा हूँ, मेरा बीएमआई इतना है, तो मैं अब अपनी कुछ एक्सरसाइजेस करवाना चाहता हूँ। तो उनको हम जिम ट्रेनिंग कराते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं, वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज कराते हैं, तो उनसे काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। वो ऐसा नहीं कि एक दिन करेंगे तो उनका वेट लॉस हो जाएगा। तो आपको उनको प्रॉपर अवेयरनेस देनी होती है कि अभी आपने इस तरह अपना प्लान लेके जाना है, ना सिर्फ एक्सरसाइज, आपको डाइट प्लान को भी अपने इसी तरह लेके जाना है। और वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, लेकिन उसके आउटकम जरूर नजर आते हैं। मैंने ठीक हो गया। फ्रोजन शोल्डर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कोई खातून, आप से हमारी पहले भी बात हुई थी, आपने कहा खवातीन में ज़्यादा होता है और एक सर्टेन एज है उसके साथ ही ये शुरू हो जाता है मोस्टली, या फिर मदर्स जो होती हैं। कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहें खवातीन को जो फ्रोजन शोल्डर की तरफ वो ना जाएं, बचाने की कोई चीज़ बताइए। बचाने के लिए सबसे अच्छा आपका ये है कि आप एक्सेसिव वेट ना उठाएं, या अपनी जो डेली एक्टिविटी ऑफ लाइफ है उसको आप इम्प्रूव करें। ऐसा नहीं कि मदर्स की या इवन जो फीमेल्स काम कर रही होती हैं, हाउसवाइफ, उनकी आदत है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं ऊपर से ये चीज़ उठा लूँ, यहाँ से ये वाली चीज़ उठा लूँ। तो उसमें क्या होता है, हमारे हाथ या हमारे जो हाथ ऊपर जाता है तो उससे हमारे हाथ में काफ़ी स्टिफनेस
के चांसेस होते हैं। तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगी आप पहले से ही अपने पोस्चर पे अगर काम कर लें कि आपको पता हो कि मैं जितना ऊपर अपना हाथ लेके जाऊँगी उतना मुझे आगे चल के प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है, और आप जितनी आपकी लिमिट है, जितनी कैपेसिटी, अगर आप उतना ही अपना काम करेंगे तो आप खुद देखेंगे आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अपने डायबिटीज़ का टेस्ट ज़रूर कराएं। चलें, एक तो डायबिटीज हो गया, कोई एक्सरसाइज आप बताना चाहेंगी कि एहतियाती तौर पर कि ये वर्जिश या ये चीज़ वो अपनी प्रैक्टिस में रखें ताकि अम्मियों को ये वाली चीज़ ना हो? बिल्कुल, अगर आप सोने से पहले कोशिश करें आप लेट के अपने हाथ को सर्कल की तौर पे इस तरह बनाएं, डेली सुबह उठ के करें, रात को सोने से पहले करें 10 to 20 टाइम्स, तो आप खुद देखेंगे कि आपके शोल्डर के जो मसल्स हैं वो काफ़ी खुल रहे हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्शन हो रही थी, आपने जैसे पूरे घंटे बहुत ज़्यादा काम किया घर का, तो अगर आप इस एक्टिविटी को अपना पार्ट बना लें या इवन अपने हाथों को ऊपर ले जाने वाली जो एक्सरसाइज है ये करें, या अपने हाथ को ऐसे और इस तरह ये वाली एक्सरसाइज डेली पार्ट बना लें, या इस तरह के हमारे पास स्ट्रेचेज आते हैं, आप इस तरह की एक्सरसाइज करें, तो आपके शोल्डर क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी बिल्डअप होगी, मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी बिल्डअप होगी, और फिर जो आगे चल के जो हमें एडिसिव कैप्सुलाइटिस जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, या इवन और भी शोल्डर की प्रॉब्लम, रोटेटर कफ वगैरह की, तो वो उससे रिड्यूस होने के चांसेस हैं। बैक पेन वाले लोग जो अभी चले गए हैं, इनिशियल स्टेजेस में है या ना जाएं, उनके लिए कोई बहुत आसान सबसे पहले तो बैक पेन का रूट कॉज पता करना चाहिए। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि वर्क प्लेस पे ऐसा काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, आपको बैठने का काम है तो वो आपको स्पाज्म कॉज करेगा, उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, तो उनको हम यही कहते हैं सबसे पहले अपने पेन को, ऐसा नहीं पेन बहुत शदीद हो रहा है और आप एक्सरसाइज अगर बहुत हल्के पेन की तरफ है और खुदा ना खास्ता ना चले जाएं, अभी हम एहतियाती तदाबीर पे बात करें, हम बताना चाह रहे लोगों को कि वर्स्ट केस में ना जाएं, तो ये कुछ चीजें कर लें जिससे वो उस पोजीशन में ना चले जाएं, तो वो बताइए। सबसे पहले उनको अपने पोस्चर पे काम करना है, एक्सरसाइज से पोस्चर। मैं भी सही बैठी हूँ? हाँ, आप तो सही बैठी हैं आप। हाँ, सीट थोड़ी सी हम अपनी बढ़ा दें, अगर आपके बिल्कुल बैक तक उसका सपोर्ट हो जाए तो आपको और अच्छा सपोर्ट के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट सीट पर बैठूँ मेरी कमर ऊपर आ रही है तो फिर इसमें क्या होगा, नुकसान होगा, मैं कंटिन्यूअसली झुक के बैठूंगी, मुझे अपनी बैक को हमेशा सपोर्ट देना है, मेरी बैक को ऐसे सपोर्ट होना चाहिए। मैं खुद भी गलत बैठी हूँ अभी, तो हमें अपनी इसको बेसिकली यहाँ से पीछे से आपके जो नीज हैं वो आपके पीछे इस तरह आने चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल बने, आपके एल्बोज भी इस तरह हो कि एल्बोज और ये जस्ट लाइक अ मिरर 90 डिग्री की इमेज बना रहे हो। अच्छा, हमने तो सिर्फ ये सुना था अगर आपकी बैक स्ट्रेट है फिर उसको सपोर्ट हो या नहीं हो, बस आप सपोर्ट देनी है, वरना आप इस तरह झुक के बैठे रहेंगे ना, आपको लग नहीं रहा होगा कि आपको लग रहा है मैं तो सीधी बैठी हूँ, पर वो आप बेसिकली झुक के बैठ रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक टाइम आता है कि आपकी बैक बिल्कुल बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है और फिर वही आगे आपको स्पाज्म, या इवन मैं पेशेंट्स ऐसे देखती हूँ जो न्यूरोलॉजी की तरफ चला जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारी नर्व्स भी पाई जाती हैं, तो जब वो नर्व्स कंप्रेस होती रहेंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखेंगे जो पेशेंट हमारे पास ओपीडीज में आ रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मेरे हाथ में जो है नमनेस आ रही है, टिंगलिंग आ रही है, तो अब हम समझ जाते हैं कि न्यूरो की तरफ हमारा केस चला गया। मतलब ठीक है, अगर आप स्ट्रेट भी बैठे यानी जैसे मैं बैठी हूँ, हाँ, उसके साथ भी आप कह रही हैं कोई एक सपोर्ट जो है वो पीछे जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी सीट जो होती है बेसिकली आप जिस चेयर पे बैठे हैं उसमें कास्टर सीट जो है आपकी 5 बेस ऑफ सपोर्ट के साथ होनी चाहिए, और उसके अलावा आपकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए, आपकी नीज जो है वो 90 डिग्री पे होने चाहिए, आपके एल्बोज 90 डिग्री पे होने चाहिए। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब, जो इतने लोग बेचारे ऑफिस में काम करते हैं उनको इतनी सारी ऐसी सहूलियत कहाँ से होंगी? पर करना पड़ेगा हमें। एर्गोनॉमिक ही हमारी बेसिकली एर्गोनॉमिक्स कहलाती है, तो हमें एर्गोनॉमिकली कुछ मॉडिफिकेशन लानी होंगी। चले आप मुझे वो भी बता दें जो अभी हम ऑफ एयर थोड़ा सा बात कर रहे थे, कुछ आप फॉर्मूला बता रही थी, स्ट्रेच, रेस्ट, वो वाला, क्योंकि अगर हमें इस तरह की चेयर्स ऑफिस में नहीं मिल रही तो फिर उसका ऑल्टरनेट कुछ होना चाहिए, वो बता दें। हाँ, तो जैसे आपने काम किया 15 to 20 मिनट्स के लिए आपने काम किया, अब आपने खड़े होकर स्ट्रेच करने, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली 20 मिनट तक बैठी हुई थी, अब मेरी कमर अकड़ गई होगी, तो आपने स्ट्रेच करना है, अपने हाथ को पूरा प्रॉपर स्ट्रेच करना है, अपनी कमर को स्ट्रेच करना है, कमर को नीचे टोस टच करनी है, आपने मार्चिंग करनी है, ये सब जब आप स्ट्रेच कर लें देन उसके बाद ब्रेक लें। ऐसा नहीं अब मैंने स्ट्रेच कर लिया मैं दोबारा बैठ के अपनी काम कर ये हमारा जो एक्सरसाइज वाला दौरानिया ये कितनी देर का होगा? 10 मिनट्स, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स का लें। उसके बाद अब आपने ब्रेक भी लेनी है। ब्रेक कितनी देर का? ब्रेक आपका 10 मिनट्स का होना चाहिए, फिर काम शुरू। अब वो ब्रेक में आपने ऐसा नहीं कि उसमें भी आप वर्क का ही काम कर रहे हैं कि मैं अपना साथ में वो चीज वाले करने देंगे, ऐसा हो सकता है आप इस तरह, क्योंकि अब मैं खुद भी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एर्गोनॉमिकली एजुकेट कर रही हूँ जगहों पे जा जाके लोगों को, तो अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि हाँ ब्रेक आप देंगे तो फिर उसमें बर्नआउट के चांसेस कम होंगे ना, और ज्यादा अच्छा काम, क्वालिटी भी अच्छी आती है काम की। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, ऑथर हैं आप, नहीं बल्कि हम पहले रिसर्च पर आ जाते हैं, पाकिस्तान के लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर, ये वैसे ही ओवरऑल भी हम बात करें, रिसर्च की फैसिलिटीज आपको मिली
मिल जाएंगी लोगों को, आसानी है या नहीं है? पहले मैं भी ऐसा सोचती थी कि शायद रिसर्च में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जब मैं खुद उस फेज से गुजरी तो मुझे पता चला, या मैंने खुद उसके बारे में पढ़ा, तो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फैसिलिटीज़ हैं। HSC जो है बेसिकली वो हमें रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड करती है कि आप कहीं रिसर्च करना चाहते हैं और आपको लगता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो आप HSC की तरफ से रिसर्च ग्रांट ले सकते हैं। HSC की तरफ से रिसर्च ग्रांट मिल सकती है, करने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। इवन आप जिस इंस्टीट्यूट में काम करें आप उनसे भी रिसर्च ग्रांट की अपील कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। इजी है, इजीली मिल जाता है, टाइम टेकिंग है पर मिलता जरूर है। इसके अलावा बहुत मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं, आगा खान हॉस्पिटल है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे रिसर्च के अच्छे डिपार्टमेंट्स अब डेवलप हैं कि आप वहाँ पे उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। उनका एथिकल अप्रूवल बोर्ड है कि आप कोई भी रिसर्च ऐसे नहीं कर सकते कि कोई आगे चल के उस पर क्रिटिसाइज करे, तो आपके पास एथिकल अप्रूवल होगा तो आपकी रिसर्च पर ऑथेंटिक मानी जाती है। तो ये सब हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है, पाकिस्तान भी हमें दे रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस हम करने वाले बन जाए। चले अल्लाह करे हम करने वाले बन जाए। कितना सपोर्ट ज़रूरी है? एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो आ गया पेशेंट, अब उसने घर भी जाना है, जा रहे 6-6 महीने तो नहीं रुक सकता, 3-3, और फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जो कि बहुत टाइम टेकिंग है। इतना लंबा हॉस्पिटल में ज़ाहिर है अभी आपको पता है जो फाइनेंशियल लोगों की कंडीशन है, तो कुछ टाइम ही आपके पास होंगे, फिर उन्होंने घर जाना होता है। वो जो घर वालों के साथ और एक कोऑर्डिनेशन है वो कितना ज़रूरी है? घर वालों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वही एक्सरसाइज करा रहा है, लाइक मैं ही सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और वो घर जाके पेशेंट या उसका अटेंडेंट वो फॉलो ही नहीं कर रहा, तो फिर कभी भी रिकवरी के अच्छे चांसेस नहीं आते। तो जब भी पेशेंट घर जा रहे होते हैं, होम प्लान हम उनको ज़रूर गाइड करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आपने एक्सरसाइजेस करनी है। अगर वो एक्सरसाइजेस करते हैं तो फिर ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, एज़ कम्पेयर टू डैट जो बिल्कुल एक्सरसाइज खुद से नहीं कर रहे। चलिए अब आप इजाज़त का वक्त है, ये आपका कैमरा है। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी नहीं आए हैं फिजियोथेरेपी की फील्ड में, उनको लाने के लिए कि ये भी कोई ज़बरदस्ती फील्ड है, ज़रा कोई अच्छा सा मैसेज दे दें इसमें। ओके, सो बेसिकली मेरी तरफ से मैसेज आपको ये है कि फिजियोथेरेपी एक अच्छी फील्ड है, ग्रो कर रही है, इसमें बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेज़ आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इनोवेट करना चाहें तो इस फील्ड में ज़रूर आएँ, लेकिन जब आप इस फील्ड में आ जाएँ तो अपने आप को दूसरे से डिफरेंट करें, और वो डिफरेंट कैसे होगा? रिसर्चेस करें, ऑथरशिप करें, और अपने आप को अलग करें कि बोला जाए कि हाँ ये पर्सन इससे अलग है और इसको फिजियोथेरेपी में ये स्पेशलिटी है, इसलिए इसके पास आना है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहूँगी कि मोटिवेट रहें, एक दूसरे को इनकरेज करें, कोलैबोरेट करें, मिल बांट के सब अपनी फील्ड का नाम रोशन करें। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको भी पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा, सीखा है तो अमल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने